जय हिंद और नमस्कार सारे विद्यार्थी मित्रों व अन्य दर्शकों। मैं ध्रुव जैनी ग्रोथमोंट यूपीएससी के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपको मालूम है, यह कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य सनदी सेवा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारियां होती है उसमें जो सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ एक्सटेंसिव चर्चा करते हैं। और वो चर्चा का आधार हम लोग दिन प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने वाले जो संपादकीय लेख होते हैं, जो कि माहितियों से भरे पड़े होते हैं, नीतियों से, रणनीतियों से भरे पड़े होते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनको आधार बनाकर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मगर यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इस श्रृंखला का मूलभूत उद्देश्य जनरल स्टडीज़ के तत्वों को इकट्ठा करना है, उसमें से जनरल स्टडीज़ के तत्वों को पहचानना है जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, और उनको हम लोग आपके सामने रिसर्च के साथ यानी कि संशोधन के साथ प्रेजेंट करते हैं। अगर आप महत्वाकांक्षी छात्र है, सीरियस स्टूडेंट है और सनदी सेवाओं की या अन्य सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, देन आपने कई सारी जगह देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स का जो एक महत्व है हमारे इस परीक्षा के विश्व में, परीक्षा के संसार में, वो एक बहुत ही अलग सा है, बहुत ही असामान्य है। आमतौर पे अन्य किसी परीक्षाओं में न्यूज़पेपर का इतना रोल नहीं रहता जितना रोल सनदी सेवा वो अन्य प्रतियोगिता यानी कि अन्य स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारियों में, या आप इंग्लिश में बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में रहता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम भी न्यूज़पेपर को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। प्लस उसमें जो आर्टिकल्स दिए होते हैं, जो दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छे अच्छे लेखकों के द्वारा अच्छे अच्छे संशोधनों के से भरपूर जो छपते हैं, उनको हम लोग यहाँ आधार बनाते हैं। और मात्र आपने न्यूज़पेपर का ही नहीं सुना होगा, मगर न्यूज़पेपर के साथ जो एडिटोरियल्स है जो रोज पब्लिश होते हैं उनके बारे में भी आपने सुना होगा, क्योंकि वे ही दरअसल मेंस की चाबी है। मेंस का जो ताला है, अगर हमें उसे खुलना है मुख्य परीक्षा का, तो उसकी चाबी जो है वो यहाँ एडिटोरियल में निहित है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर आपने भी कई सारे शेर्पाओं के द्वारा जो है पिछले वर्षों में टॉपर्स रहे हैं या अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, उनके द्वारा आपने सुना होगा। तो उसी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ दिन प्रतिदिन एडिटोरियल्स को लेकर आते हैं। वैसे आज भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है जो अच्छा है, महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षाओं की ज़रूरियतों को संतोषा सकता है, तो उसके ऊपर ही हम लोग यहाँ बात करेंगे। द हिंदू में आज कोई महत्वपूर्ण लेख नहीं छपा था। जो महत्वपूर्ण लेख थे वे दरअसल हमारे जो है हमने जो चीज़ों पर बात कर ली है उससे रिपीट हो रहे थे। तो बेटर ये है कि कोई अन्य मुद्दा ले, कोई नई बात सीखे, ताकि हमारी जो यह प्रक्रिया है दिन प्रतिदिन सीखने की, दिन प्रतिदिन ज्ञान को एक्यूमुलेट करने की, ज्ञान को प्राप्त करने की, वो रुके नहीं। तो उसी के मद्देनज़र हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख को आज आधार बनाया है, हमारी रिसर्च टीम ने चयन किया है। और यहाँ जो आपको टाइटल दिख रहा है, ये दरअसल टाइटल सेम आर्टिकल का नहीं है, मगर इसका सार हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि वैसा आर्टिकल बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया था, जो हम लोग आगे जब तस्वीर की बात करेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे। मगर यहाँ इसका जो सार है, जो हमें समझना है, वो है सेडिशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि राजद्रोह का जो मामला है उसके खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो व्यक्ति को जो स्वतंत्रता दी हुई है, जो बंधारण ने दी है, संविधान ने दी हुई है, तो उनके दोनों के बीच में तुलना की गई है कि कौन बड़ा है, राजद्रोह बड़ा है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और पिछले कई सालों से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा, कोई एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, एनडीए की कोई बात नहीं है, यूपीए की कोई बात नहीं, मगर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा इस सेडिशन के नाम पर, आई एम सॉरी, इस सेडिशन के नाम पर यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है नियंत्रित किया जाता है, इसको वायोलेट किया जाता है, जो हमें बंधारण के द्वारा मूलभूत अधिकार के रूप में हमें मिला हुआ है। तो इसी के ऊपर आज की बहस छिड़ी हुई है। प्लस यहाँ आज के लेखक ने एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 1950s का, इट वाज एक्चुअली एन अर्ली जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या आप कह सकते हैं अर्ली जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उसको यहाँ आधार बनाया और कहा है कि आज जो यह सेडिशन का मामला हो रहा है, सरकार या पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर सेडिशन का चार्ज थोप रही है, तो क्या यह सही है, क्या यह गलत है, इसको क्रिटिकली यहाँ एनालाइज किया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन प्रीलिम के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखें तो आज का सेशन बहुत ही वाइटल है, पाइवोटल है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यह पूरी चर्चा में जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 1950s में, जो इनिशियल जजमेंट था नए स्वाधीन भारत में, उसको देखेंगे और उससे क्या फेरफार हुए,
संविधान में क्या फेरफार किए गए, प्लस रुख में, सरकारी रुख में क्या फेरफार हुए, इत्यादि चीज़ों पर बात करेंगे। बात करते हैं कवर पेज की, तो आप देख सकते हैं कि दिशा रवि, हाल ही में आपने भी नाम सुना होगा, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है दिशा रवि भारत की, जिनको दिल्ली पुलिस ने टूल किट के मामले में, यह टूल किट मामला दरअसल फार्मर एजुटेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कृषि आंदोलन चल रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वह टूल किट के केस में ही यह दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ठीक है, तो यही हमें आज कंक्लूड करना है कि क्या ये हिरासत जो है वो संवैधानिक थी, ये संवैधानिक थी। तो यही बात को हम लोग, यही प्रश्न का जवाब हम लोग इस पूरी चर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कवर पेज है, यह सिंबॉलिक इमेज है, मगर यहाँ आज के इस चर्चा का आधार जो है वो दरअसल दिशा रवि के केस से निकलता है। ठीक है, क्योंकि दिशा रवि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ टूल किट जो है शेयर करने से, ट्विटर के ऊपर शेयर करने से उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। आईपीसी अंडर सेक्शन 124 सबसेक्शन ए के तहत उनके ऊपर कार्यवाही की गई, मगर लगभग 2 सप्ताह पहले ही कोर्ट के द्वारा जजमेंट आ गया, कोर्ट ने दिशा रवि को बेल दी। ठीक है, और ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। दिल्ली पुलिस, साथ ही में होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए भी झटका है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये होम मिनिस्ट्री के दिशा निर्देश पर ही चलती है। दिल्ली पुलिस इतनी विवेकशील नहीं है कि इतने छोटे जो है कोई इतनी छोटी कोई हरकतों में सेडिशन का चार्ज लगा ले और केस जो है वो इतना बड़ा बना ले। मगर होम मिनिस्ट्री से दिशा निर्देश मिल रहे हैं, तो आमतौर पर हम लोग कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिशा रवि को बेल देने का, प्लस ऑब्जर्व करने का कि दिशा रवि जो है वो एक भी प्रकार से कसूरवार नहीं है, टूलकिट बनाना भी कोई गुनाह नहीं है, टूलकिट को शेयर करना भी कोई गुनाह नहीं है, ये सारी चीज़ें कोर्ट ने ऑब्जर्व की है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस व होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, दोनों के लिए यह एक झटका समान है। तो आगे इस चर्चा को देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों कोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया। देखिए, यह टूलकिट बहुत ही चर्चित शब्द है, मैंने और आपने कई बार सुना है, और रिसेंट पास्ट में ही सुना है, जब फार्मर आंदोलन जो है वो एक पीक के ऊपर था, यानी कि बिफोर 26 जनवरी। तो उसी समय का यह केस है, और इसमें काफ़ी सारी फॉरेन सेलिब्रिटीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वो भी हमने देखा। हमने रिहाना का जो है पूरा मुद्दा देखा, कंट्रोवर्सी पूरी देखी। साथ ही में जो 18 या 19 वर्ष की जो ग्रेटा है, जो कि स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है या एनवायरमेंटलिस्ट है, उनकी भी जो है विवादास्पद टिप्पणी देखी, और कहा जाता है कि उनके द्वारा जो टूल किट शेयर की गई थी, वो टूल किट बनाने में दिशा रवि का हाथ है, या दिशा रवि ने उसमें योगदान दिया है। मगर कोर्ट ने साफ तौर पे ऑब्जर्व कर दिया कि टूल किट बनाना भी कोई जो है गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं बनता, और साथ ही में उसको शेयर करना भी गुनाह नहीं बनता। प्लस यहाँ दिशा रवि के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, तो उसको भी कोर्ट ने बोला कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ये भी कोई असंवैधानिक बात नहीं, ये भी कोई एंटी नेशनल बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सेडिशन के चार्जेस दिशा रवि के ऊपर से हटा लेना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जो कि एक हमारी एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए खतरा है। यह लेख की तस्वीर है, देखिए टाइटल इसका थोड़ा तगड़ा है, व्हाट इंडियाज सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1950 ऑन सेडिशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विच मीन्स इन द केस ऑफ रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। बहुत ही चर्चित केस था, और इसमें जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी बहुत ही अच्छा था। अगर आप मुझे पूछो तो मेरा निजी मत है कि भारत में, स्वतंत्र भारत में जो सीमाचिन्ह रूप फैसले आए, उन पहले 10 फैसलों में यह रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या इन्वॉल्व हो सकता है। इतना जो है पावरफुल केस था, और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से भी काफ़ी सारा फेरफार हुआ, सरकारी नीति या सरकारी रुख जो है वो भी थोड़ा कम हुआ। मगर फिर भी अगर आप एक सीरियस छात्र है और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी तरीके से करते हैं, तो आपको भी यह मालूम होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सिंस इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आमने सामने ही रहे हैं। काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बोली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं फॉलो की है, काफ़ी बार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बातें हैं वो भी सुप्रीम के द्वारा फॉलो नहीं होती, तो एक दूसरे के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो यहाँ भी हमें संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे तब के मद्रास के स्टेट को, जो कि एक प्रिंसली स्टेट में से नया ही परिवर्तित होकर राज्य बना था।
और हमें भी स्वाधीन हुए कोई ज़्यादा वर्ष नहीं बीते थे, 3 या 4 वर्ष ही बीते थे। ठीक है, तो यहाँ भी हमें एक प्रकार का संघर्ष देखने को मिलता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली स्क्वेश्ड द ऑर्डर ऑफ मद्रास स्टेट। वो सारी चीज़ें देखेंगे, वो ऑर्डर क्या था, क्यों दिया था, रोमेश थापर कौन थे, स्टेट ऑफ मद्रास जो है वो एज ए अदर पार्टी क्यों है इस पूरे केस में, पूरे मामले में, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग यहाँ आगे बात करेंगे। ये पूरा लेख है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की यह फ्री टू एयर एक सीरीज चल रही है और इसमें ऐसे मुकदमुकी ये लोग बात कर रहे हैं, ऐसे फैसलों की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत की जो है भारत के स्वरूप बदलने में, या भारत के संविधान के स्वरूप बदलने में, भारत के कानूनों के स्वरूप बदलने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। और उसमें प्रोबेबली संभवतः यह आज का 7th एडिशन है जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे इसमें क्लाइमेट जो कानून होते हैं उनको लेके बातें आती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में यहाँ बातें आती है। हालांकि जो रिसेंट मुद्दे हैं उसमें से ये उठाते हैं और इस प्रोग्राम के तहत टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो अपने अखबारों में पब्लिश करता है। तो यह 7वां एडिशन है और ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे देखें तो आमतौर पर हम लोग यह 3 चरणों में पूरी बात करते हैं, मगर आज का लेख थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग से है। तो यह तीनों के तीनों चरण हम लोग एक ही जो है ग्रुप में देखेंगे, इसका ग्रुपिंग कर देंगे और मात्र जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के मामले में, वो देखेंगे, वो केस देखेंगे। ठीक है, ताकि हमारे सामने पूरा मामला जो है वो सुस्पष्ट हो सके। फिर आएंगे फिर से दिशा रवि के मामले पर और क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कि क्या दिशा रवि की जो हिरासत है या दिल्ली पुलिस के द्वारा जो धरपकड़ की गई थी दिशा रवि की, क्या वो वाजिब थी, क्या वो संवैधानिक थी या गैर संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी। अभी मैं आपको जो है जवाब दे सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे की व्यापक चर्चा के बाद ही आप ही इसका आंसर आपके मुंह से कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग वही मोडस ऑपरेंडी, वही रूट फॉलो करेंगे। तो देखेंगे पूरी चीज। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें दिशा रवि के बारे में तो हमने जान लिया जो जानना था वो, मगर आपको यहाँ अभी भी कुछ चीजें ऐसी होगी जो नहीं मालूम होगी, जैसे कि टूल किट। देखिए, टूल किट नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह एक प्रकार का सेट तैयार होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड होता है, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई सारी लिंक्स होती है, कई सारे हैशटैग्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर साथ में मिला ले तो इसे टूल किट कहा जाता है। और आमतौर पे ऐसी टूल किट्स जो होती है वो किसी भी मूवमेंट को, यानी कि आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। आज फार्म आंदोलन चल रहा है तो हैशटैग आएगा स्टैंड अप फॉर फार्मर्स, इन सॉलिडरिटी विथ इंडियन फार्मर्स, इत्यादि इत्यादि। कल को किसी जो है वर्कमैन का या किसी भी क्षेत्र के कर्मचारियों का, समझ लीजिए बैंक के कर्मचारियों का, अगर आंदोलन चल गया, बड़ा हो गया, तो उनके लिए टूल किट बन सकती है कि वी आर यूनाइटेड विथ बैंक एम्प्लॉयज, स्टैंड अप विथ बैंक एम्प्लॉयज। और उनके लिंक में जो वेबसाइट्स है, जो पेजेस है, जो पोर्टल है, उनकी लिंक भी यहाँ टूल किट में रहती है, along with hashtags. Along with hashtags, there are links, there are some documents which are actually in electronic form. तो इन सारी चीज़ों को साथ में मिलाकर टूल किट कहा जाता है। तो दिशा रवि का मामला जो है उसमें दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि दिशा रवि इज ए चीफ एक्यूज्ड। इन व्हाट? तो इन मेकिंग दिस टूल किट, in sharing this toolkit, and also created WhatsApp group, दिल्ली पुलिस ने ये सारी चीजें खालिस्तानी मूवमेंट के साथ लिंक कर दी और बताया कि यह एक एंटी नेशनल मूवमेंट है, एंटी इंडिया मूवमेंट है, और उसमें दिशा रवि ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो इसीलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। मगर
कोर्ट है हमारे पास, वो हमारे लिए एक आशीर्वाद समान है, और इसी कोर्ट ने दिशा रवि को राहत दे दी है। आज 15-16 दिन हो गए हैं कोर्ट ने राहत दी है दिशा रवि को उसके, मगर ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और यहाँ दिशा रवि को राहत देने में भी कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट ही देखा होगा। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में बोला था कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप कुचल नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ प्रेस को आप कुचल नहीं सकते। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही भाग है, भले ही संविधान में अलग से लिखा नहीं गया, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोपोगेशन से होगी, और प्रोपोगेशन जो है वो सर्कुलेशन से होगा। तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में ही बता दिया था कि भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस रहनी चाहिए। तो यहाँ यही मुद्दा है, और इसी मुद्दे को हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, पूरा मुद्दा यह था कि रोमेश थापर एक मुंबई बेस्ड राइटर थे, एडिटर थे एंड पब्लिशर थे। ठीक है, वे ही लेखक थे, वे ही संपादक थे और वे ही प्रकाशक थे। और यह महानुभाव के द्वारा एक सामयिक चलाया जाता, एक मैगजीन चलाया जाता, जिसका नाम था क्रॉस रोड्स। मैगजीन की नकलें मुंबई में तैयार होती, मुंबई में वो छपी जाती, और वहां से पूरे भारत में उसे पहुंचाया जाता, भारत के अलग अलग हिस्सों पर। अब ये क्रॉस रोड्स में धीरे धीरे राजनीतिक जो व्यू पॉइंट्स है वो छपने लगे, राजनीतिक व्यू पॉइंट्स धीरे धीरे तीखे छपने लगे, और ये पूरा तीखापन जो था वो कांग्रेस की तरफ झुका हुआ था। कांग्रेस की टीका हो रही थी, अगर दूसरी भाषा में बोले तो। अब स्वाधीन तो अभी हम लोग 3 वर्ष पहले ही हुए हैं, कोई ऐसा ताकतवर पक्ष ही नहीं है, जो कोई एक पक्ष है राजनीतिक पक्ष, वो अपने आप में कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस के राज में जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिनके नेता स्वतंत्रता के लिए निरंतर लड़े, ठीक है, तो ऐसी पार्टी के लिए, ऐसे राजकीय पक्ष के लिए कोई मत रखना जो कि उसकी टीका करता हो, वो तब की केंद्र सरकार को जो है हजम नहीं हुआ। क्योंकि तब की केंद्र सरकार, बट ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस की सरकार ही थी, तो उनको जरा सा भी पसंद नहीं आया, उनको हजम नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने स्टेट ऑफ मद्रास के ऊपर प्रेशर डाला। स्टेट ऑफ मद्रास, तब तमिलनाडु नहीं था, हमें समझना है, तब प्रिंसली स्टेट में से नया कन्वर्टेड मद्रास का स्टेट था। तो इनके ऊपर केंद्र सरकार ने थोड़ा प्रेशर डाला। तो स्टेट ऑफ मद्रास ने क्या किया, स्टेट ऑफ मद्रास ने क्रॉस रोड के ऊपर बैन लगा दिया, बैंड क्रॉस रोड्स। ठीक है, और ये बैन लगाने का आधार मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इन मद्रास 1949 के ऑर्डर का आधार लिया। ठीक है, और कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके नाम पर यह पूरे मैगजीन को बैन करने का आदेश जारी किया। स्टेट ऑफ मद्रास ने। इट वाज pressurized by central government, the then central government, because the Crossroad, the magazine, English magazine, was actually criticizing the then Congress government या the then Congress leadership। तो ये बात जो है सर्वोच्च नेतृत्व को हजम नहीं हुई, और उन्होंने स्टेट ऑफ मद्रास के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला, और स्टेट ऑफ मद्रास ने यह मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इन मद्रास 1941 के ऑर्डर को जो है उसको एक आधार बनाते हुए क्रॉसरोड्स को बैन कर दिया। दे बैंड द मैगजीन। तो ये तो एक प्रकार की जो है वायोलेशन हुई फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। हालांकि तब इंटरप्रिटेशन यह नहीं हुआ था, मगर रोमेश थापर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो राइटर भी थे, एडिटर भी थे, पब्लिशर भी थे,
तो बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्मार्ट थे, तो उन्होंने सीधा जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कैसे खटखटाया, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे वायोलेट होते हैं, तो उसके लिए एक प्रावधान है हमारे संविधान में ही, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ठीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को संविधान एक सत्ता देती है, और ये सत्ता ये है कि अगर भाग 3 में से किसी भी कोई अनुच्छेद को या किसी भी अनुच्छेद वायोलेट हो रहा है, इन केस ऑफ योरसेल्फ, कि अगर आपको कोई जीवन जीने से रोक रहा है, आपको कोई बोलने से रोक रहा है, अगर आपको कोई अपना धर्म फॉलो करने के लिए रोक रहा है, अगर आपको भारत में किसी भी जगह मुक्त रूप से प्रवास करने से रोक रहा है, ठीक है, तो इत्यादि चीज़ों को जो है अगर उसका उल्लंघन हो रहा है इत्यादि चीज़ों का, देन यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट, और यही पावर सामान्य मानवी को मिला है, मेरे और आप जैसे, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही, आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। और टेक्निकली इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर आपके मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, देन किसी भी लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ राह देखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट अंडर 226 आर्टिकल, एंड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो रोमेश थापर ने आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए डायरेक्ट वे सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मुद्दा रख दिया, दोनों पक्षों की दलील सुप्रीम कोर्ट ने देखी, स्टेट ऑफ मद्रास की भी दलील देखी, रोमेश थापर की भी दलील देखी, मगर एट द एंड एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट सुनाया, जिसमें स्टेट ऑफ मद्रास को, वहीं केंद्र सरकार को बहुत ही ज़्यादा फटका पहुंचा। तो देखते हैं, दो पक्ष थे, एक था रोमेश थापर और दूसरा पक्ष था स्टेट ऑफ मद्रास। रोमेश थापर की एक ही बात थी कि स्टेट ऑफ मद्रास जो है वो मैगजीन का सर्कुलेशन रोक नहीं सकता, दैट्स इट। स्टेट ऑफ मद्रास cannot ban circulation of crossroads। और दूसरी उन्होंने दलील पेश की कि ये बैन करना इस मैगजीन को, वो अपने आप में वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, उसमें भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो खास, ठीक है। ये सिंपल सी दलील, सिंपल सी लॉजिक रोमेश थापर ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। अब क्या हुआ, स्टेट ऑफ मद्रास भी सामने था, स्टेट ऑफ मद्रास के सॉलिसिटर जनरल के द्वारा इनके विरुद्ध में और स्टेट के पक्ष में कुछ दलीलें रखी गई। उनके मुताबिक सर्वप्रथम दलील थी पब्लिक ऑर्डर में, या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, को बनाए रखने के लिए, रखने हेतु, ठीक है, कि हमने जो बैन किया वो पब्लिक ऑर्डर को, जाहिर व्यवस्था को, सार्वजनिक व्यवस्था को कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए, शांतिपूर्ण रखने के लिए हमने यह क्रॉस रोड को बैन किया, क्योंकि उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें, नेतृत्व के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें इसमें छपती थी, ठीक है। तो ये पहली थी इनकी दलील। दूसरी दलील ये थी कि रोमेश थापर सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, उनको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट ऑफ मद्रास ने यह एक्शन लिया है, और अगर आप जुरिस्डिक्शन के रूप में देखें तो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये बात पड़ती है, मद्रास हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, प्लस ऊपर से संविधान में भी हाई कोर्ट को यह पावर दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है जब
उसके मूलभूत अधिकारों का हनन होता हो अंडर सेक्शन 226। तो यहाँ ये भी दलील जो है वो स्टेट ऑफ मद्रास ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इनको नहीं जाना चाहिए था, इनको सर्वप्रथम हाई कोर्ट में जाना चाहिए, मद्रास की हाई कोर्ट, देन आफ्टर कोई भी पक्ष चाहे तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। तो ये पूरी बात थी, ये दोनों के दलील थी, ये दोनों पक्षों की दलील थी। यहाँ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो आर्टिकल 19A की बात आती है। ठीक है, 19A में हमें मालूम है कि 6 या 7 ऐसे बिंदु है ABCDEFGH तक के, तो उसमें से जो A है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका हनन हो रहा है, ऐसा रोमेश थापर ने नामदार सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। प्लस अगर ऑर्डर की बात करें कि स्टेट ऑफ मद्रास ने किस प्रकार का ऑर्डर पास किया था, तो हमारे पास इसकी फोटोग्राफ है, एज यू कैन सी। मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। The order read, in exercise of the powers conferred by Section 9(1)(a) Madras Maintenance of Public Order Act 1949, His Excellency the Governor of Madras, being satisfied that for the purpose of securing the public safety and maintenance of public order, it is necessary so to do, hereby prohibits with effect on and from the date of publication of this order in the Fort St. George Gazette the entry into or the circulation, sale or distribution in the state of Madras or any part thereof, the newspaper entitled Crossroads as English weekly published at Bombay। यानी कि जो क्रॉसरोड नामक जो मैगजीन, वीकली मैगजीन, साप्ताहिक मैगजीन, इंग्लिश मैगजीन जो कि प्रति वीक प्रोड्यूस होता है, तो उसका सर्कुलेशन, उसका खरीद, उसका लेन देन किसी भी प्रकार में पूरे मद्रास के क्षेत्र में बैन किया जाता है, इसे अवैध माना जाता है। तो ये पूरा ऑर्डर था। इसी ऑर्डर के खिलाफ रोमेश थापर सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का उपयोग करते हुए, और कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ प्रोहिबिशरी और सर्शियरी 2 प्रकार की वृत्तें रखी थी। हमें मालूम है कुल 5 प्रकार की वृत्तें हैं। यह वृत्तें अपना अपना महत्वपूर्ण है। एज ए एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको नंबर ऑफ रिट्स, टाइप ऑफ रिट्स मालूम होनी चाहिए। तो उसमें प्रोहिबिशन और सर्शियरी, ये 2 रिट्स के मार्फत से रोमेश थापर ने अपनी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी। सामने स्टेट ऑफ मद्रास ने भी ये कुछ बातें रखी। प्लस अगर यहाँ आर्टिकल देखें तो जैसे हमें मालूम है कि हमारा जो भाग 3 है बंधारण का या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डेडिकेटेड है फंडामेंटल राइट्स को। उसमें भी जो आर्टिकल 19 है उसमें कई सारे सब आर्टिकल्स है जिसमें सारी प्रकार की हमारी जो स्वतंत्रता है वो उसमें रक्षित है। एज यू कैन सी, देखिए यह पूरा आर्टिकल है। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 9(1) में ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू A, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, B, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, C, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, D, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, E, to reside and settle in any part of the territory of India। F जो है, जहां आपको मात्र और मात्र XXX दिखते हैं, ये एक मूलभूत अधिकारी था, मगर इसको बाद में खत्म कर दिया गया था। और G जो है वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जो F हमने देखा, ये राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो कि बंधारण के या संविधान के पहले ही संशोधन में उसको हटा लिया दिया गया, और बाद में मूलभूत अधिकारों के बाहर उसे आई थिंक आर्टिकल 31 में उसे निहित कर दिया गया। तो ये पूरी बात है। तो ये दोनों पक्षों की दलील थी। अब आता है जजमेंट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, खूब विचार विमर्श किया, और बहुत ही अच्छा सीमा चिन्ह रूप जजमेंट के साथ वो बोले कि किसी भी हालत में ये जो ऑर्डर है मद्रास स्टेट का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो अपने आप में नींव है, यानी कि फाउंडेशन है।
किसकी फाउंडेशन है? तो कोई भी लोकतांत्रिक संस्था का फाउंडेशन जो है वो अपने आप में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कोई भी लोकतांत्रिक संगठन हो, तो हमारा तो देश ही पूरा लोकतंत्र है। तो यहाँ कोर्ट ने बोला कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जाए। ये तो फर्दर बढ़ना चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, तब जाके हम लोग अच्छी तरीके से हमने लोकशाही के मूल्य हासिल किए, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया और कहा कि भाई यहाँ यह जो मैगजीन है उसके सर्कुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी उसमें बैन करने की या कोई भी उसे प्रोहिबिट करने की बात नहीं है। तो ऐसे स्टेट ऑफ मद्रास को जो है सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट वार्नड द स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। इट ऑल्सो वार्नड सेंट्रल गवर्नमेंट टू कि भाई आप क्या कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ ये भी बताया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी कैंसिल हो सकती है जब स्टेट के पास पुख्ता सबूत हो कि किसी भी व्यक्ति की जो हरकत थी वो दरअसल स्टेट को उखाड़ फेंक सकती थी, एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ फेंक सकती थी। जब इतना आपको लगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया स्टेट ऑफ मद्रास को सामने रखते हुए या गवर्नमेंट ऑफ मद्रास को सामने रखते हुए कि जितना जब आपको लगे कि ये कुछ गलत हो रहा है तो आपको देखना है, और उसमें भी आपको पूर्ण शक्यता लगे कि अगर ये रोका नहीं जाएगा या अगर इसको रोका नहीं गया तो ये पूरे स्टेट के लिए खतरा हो सकता है, पूरे भारत के लिए खतरा हो सकता है। जब वो लगे आपको तभी आप इसे जो है इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट क्योंकि जैसे हमने देखा 19A में, 19(1) में हमने देखा ए से लेके एच तक या जी तक, ठीक है। तो यही 19 के सबसेक्शन 2 में या क्लॉज 2 में ऐसा कहा जाता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन मूलभूत अधिकारों के ऊपर रखे जा सकते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा मुद्दा ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन निसंदेह रखे जाते हैं, वो रखने ही चाहिए, मगर कब रखने चाहिए उसका जो परिमाण था वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा तय किया। और वो कुछ ऐसा तय किया कि अगर आपको लगे कि किसी भी व्यक्ति विशेष की करतूतों से अगर उन करतूतों को रोका नहीं गया तो पूरे राज्य को नुकसान हो सकता है, पूरे राष्ट्र को नुकसान हो सकता है, यानी कि किसी की करतूत से पूरा राष्ट्र विनाश हो सकता है। वो बात आपको जब लगे तब इसके ऊपर 19(2) का प्रयोग करके आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अन्यथा तब तक आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। तो अब हम इस मुद्दे को दिशा रवि के मुद्दे के साथ अगर देखें तो दिशा रवि ने तो मात्र और मात्र टूल किट को शेयर किया था, ठीक है, और जो आंदोलन के बारे में पूरा देश बात कर रहा है वैसे ही उन्होंने आंदोलन के बारे में बात करी थी ट्विटर के ऊपर या अन्य कोई सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसमें राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्या उन लोगों को लग रहा था कि अगर दिशा रवि को रोका नहीं गया तो वो पूरे भारत को खत्म कर देगी, पूरे भारत के नेतृत्व को खत्म कर देगी? तो ऐसा नहीं लगा। देन आप सेडिशन का चार्ज क्यों लगाते हैं? देन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं 19(2) का उपयोग करके? यही बात दिशा रवि के केस में आज भी कोर्ट ने ऑब्जर्व की, और इसलिए मैंने आपको बोला शुरुआत में ही कि दिशा रवि के केस में जो कोर्ट का जजमेंट आया है, जो बेल दी है, अभी तो फिलहाल फाइनल जजमेंट नहीं है यहाँ, मगर जो इंटरिम जजमेंट है, जो आज तक का डेवलपमेंट है दिशा रवि टूल किट केस में, उसमें वहाँ की अदालत ने जब ये फैसला सुनाया होगा तब मुझे लगता है कि रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के फैसले का ही रेफरेंस लिया होगा किसी भी लोअर अदालत ने, ठीक है। और इसीलिए हमारे लिए आज का सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला था 1950 में, भले ही आज से 75 साल पहले था, मगर आज भी हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। हमारी परीक्षा के लिए तो रखता ही है, मगर सच्चे रूप में अगर हमें किसी भी देश की राजनीति समझनी है, जो पॉलिटिकल साइंस समझना है, देन इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस, इट इज़ ऑफ ड्यू इम्पोर्टेंस। तो ये पूरी बात थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप ऐसे फ्रीक्वेंटली नाव एंड देन सेडिशन चार्जेस का या रिस्ट्रिक्शन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर इसका उपयोग नहीं कर सकते। आपको पुख्ता आपके पास सबूत होने चाहिए कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तभी आप ऐसी गतिविधियों को रोक सकते हैं, ऐसी गतिविधियों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और ऐसा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास का जो ऑर्डर था मद्रास स्टेट का, उसे खारिज कर दिया गया, नल
एंड वॉइड, या आप समझ लीजिए वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। ठीक है, और रोमेश थापर को जो है उसकी जीत हुई। रोमेश थापर के मैगजीन को सर्कुलेट किया गया पूरे मद्रास में, इंक्लूडिंग द एंटायर इंडिया। और तब से उसके बाद सर्वप्रथम जो अमेंडमेंट आया, वो अमेंडमेंट यही था, 19+1-2 में अमेंडमेंट किए गए। हालांकि वो आज के हमारे चर्चा का विषय नहीं है, मगर यहाँ कहना उचित रहेगा कि पहला अमेंडमेंट ही इसी जजमेंट के द्वारा ट्रिगर था। 1951 का फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्चुअली ट्रिगर्ड, या आप समझ लीजिए ट्रिगर्ड कहना भी उचित है, मगर आप ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1950 of Indian Constitution was actually impactful by the judgment of Supreme Court in the Romesh Thapar versus State of Madras case 1950। तो ये बात हमें यहाँ सुनिश्चित करनी होगी। अब हमें देखना है कि दिशा रवि जो है, उनकी जो हिरासत थी, क्या वो वैध थी, क्या वो गलत थी। तो यहाँ हम लोग यह पूरे मुद्दे को जान के मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि दिशा रवि की जो हिरासत थी वो बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल असंवैधानिक थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन हुआ था, उनको अपना मूलभूत अधिकार नहीं मिले थे, उनके ऊपर जो है राजद्रोह का जो है मुकदमा चला था, या आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर चार्ज लगा था। तो उनकी मानहानि भी हुई, पूरे देश में बदनामी भी हुई। तो ये सारी बात है। तो यहाँ से हम लोग इसे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो करनी थी इन केस ऑफ दिशा रवि रिसेंटली, वो बहुत ही खराब थी। और 26 जनवरी का जो हाल हुआ, वो पूरा दोष जो है वो दिशा रवि के ऊपर थोपना चाहती थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा ऑब्जर्व किया रिसेंटली इसी दिशा रवि के केस में ही, कि आपको, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वाज एक्चुअली डीलिंग विथ दिल्ली पुलिस, कि भाई आपने ही कृषकों को विरोध करने की, विरोध प्रदर्शन करने की परमिशन दी थी। ठीक है, तो यह विरोध प्रदर्शन में कोई लोग आए तो वो गुनहगार नहीं होंगे, ये तो परमिशन थी। ठीक है, तो कई सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखा रुख दिखाया दिल्ली पुलिस को लेकर, होम मिनिस्ट्री को लेकर। तो यही एक मेजर सेटबैक है। साथ ही में यहाँ ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षक कही जाती है। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ गारंटर एंड ए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये बात यहाँ फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दी है। तो यही बात है। आज प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रत्यक्ष क्वेश्चन यहाँ निकालना मुश्किल है, मगर मेंस की दृष्टि से यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जो आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसके ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाया गया, टूलकिट को ट्विटर में शेयर करने के लिए। दिशा रवि की इस धरपकड़ की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए सर्वोच्च अदालत के सीमा चिन्ह रूप फैसले के साथ रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के। अब यही बात मैं इंग्लिश में दोहरा रहा हूँ। रिसेंटली एनवायरमेंटल activist Disha Ravi was arrested by Delhi police under sedition charge involving in preparing toolkit which was being shared in Twitter. Critically examine arrest of Disha Ravi in context to landmark judgment of Supreme Court in Romesh Thapar versus State of Madras case 1950। तो ये पूरी बात रही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ऐसे कोई लेख के साथ, अच्छे लेख के साथ, अच्छा संशोधन व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।